हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा, पिछले मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क रूलिंग को जारी किया था इन केस ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डिपार्टमेंट के द्वारा 1/4/2021 टू 30 जून 2021 ये 3 महीने में जो 90,000 नोटिस इशू की थी डिपार्टमेंट ने अंडर द टोला अंडर द ओल्ड रेजिम ऑफ रीअसेसमेंट, उसको वैलिड माना था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये टोला के तहत डिपार्टमेंट ने सही किया है और डिपार्टमेंट इसमें रीअसेसमेंट कर सकता है। उसके बाद डिपार्टमेंट ने भी इंस्ट्रक्शन जारी किया था कि कैसे न्यू रिजिम में ये सारी नोटिस की रीअसेसमेंट होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बहुत सारे लोगों ने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन भी फाइल की थी, जिसमें से अभी जो उसका जो फेवर में जजमेंट आया था, जो कि था गुजरात हाई कोर्ट का और इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उन दोनों हाई कोर्ट के एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया था। तो ऑब्वियसली रेवेन्यू अभी सुप्रीम कोर्ट में गया है और उसकी हियरिंग जुलाई में है। बट जो रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग थी, जिन केस में रिट पिटिशन फाइल नहीं हुई है, उसमें 31 मई 2023 को कंक्लूड हो चुकी है और उनको असेसमेंट ऑर्डर भी मिल चुका है अलॉन्ग विद द डिमांड नोटिस। अब इस केस में एक क्वेश्चन आता है कि आगे क्या। अगर रीअसेसमेंट में कोई एडिशन नहीं हुआ है तो ठीक है, ये प्रोसीडिंग यहाँ ही ड्रॉप होती है, कंक्लूड होती है। एसएससी को, टैक्स पेयर को आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसमें एडिशन हुआ है तभी आप क्या कर सकते हो। उसमें एक रेमेडी है कि आप CIT अपील, विच इज़ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अंडर इनकम टैक्स लॉ, उसको आप अपील कर सकते हो अगेंस्ट असेसमेंट ऑर्डर। सो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो असेसमेंट ऑर्डर है उसके अगेंस्ट हम CIT अपील में कौन कौन से ग्राउंड्स पे अपील कर सकते हैं। फैक्चुअल ग्राउंड्स हर फैक्ट्स के केस पे के बेस पर होता है, बट जो टेक्निकल ग्राउंड है, टेक्निकल लेक्यूना है, वो ईयर वाइज मोर और लेस सभी एसएससी के लिए सेम ही होता है। सो आज हम इस वीडियो में पहले 2 ईयर है जो 13-14 और 14-15 है वो कवर करेंगे, और बाद में नेक्स्ट वीडियो में दूसरे ईयर कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड, अगर 13-14 और 14-15 है तो कौन कौन से टेक्निकल ग्राउंड आप अपील में ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेरी फर्स्ट ग्राउंड है, on the facts and in the circumstances of the case involved, the NADO has erred in invoking provision of 148 in case of your appellant under the new regime applicable from 1/4/2021। अब ये 14-15 का केस है। जैसे कि आपको पता होगा कि न्यू रिजिम में 3 साल तक पीछे जा सकते हैं, 3 साल से 10 साल तक जा सकते हैं, प्रोवाइडेड 50 लाख से ज़्यादा की एस्केपमेंट हो इन फॉर्म ऑफ एसेट। सो very first ground है, appellant's case was originally reopened by notice 7/5/2021 under the Oswald provision as held by the Honorable Apex Court in case of Ashish Agrawal and others. Notice is issued between period 1/4/2021 to 30th June 2021 issued under the old regime shall now be treated as under the new regime which was introduced from 1/4/2021 as per amended 149(1)(a). No notice is issued after the 3 years from the end of the relevant assessment year. However, 3 years is stretched to 10 years in special cases where escapement income is likely to more than 50 lakhs on fulfillment of certain conditions। ठीक है, 3 साल से 10 साल तक पीछे जा सकते हैं ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन। अभी वो कंडीशन क्या है देखते हैं। इन दिस केस नोटिस वॉट इशूड फॉर AY 14-15 which is way beyond 3 years। ठीक है, hence it appears that it got selected in light of the 149(1)(b). As per the provision of 149(1)(b) of the new regime, notice of the reassessment can be issued up to 10 years from the end of the relevant AY only if AOA is in possession. This is very important. Only if AOA is in possession of books of accounts or other documents or evidence which reveal such escapement in form of asset।
likely to 50 lakhs or more, the asset defined as immovable property being land or building or both, shares and securities, लोन्स एंड एडवांसेस, डिपॉजिट्स इन बैंक अकाउंट। मतलब जो एसेट है वो इन डेफिनेशन में फॉल होती है तभी एस्केपमेंट गिना जाएगा, अगर वो भी 50 लाख से ज्यादा हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ एसेट की डेफिनेशन डिफाइन की है कि क्या है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है और आपने बुक्स में दिखाई नहीं है तो इस और उसकी अगर वैल्यू है वो 50 लाख से ज़्यादा है तो ये क्राइटेरिया में फुलफिल होती है। Where in my case addition was made on account of long term capital gain on sale of immovable property which does not relate to creation of any asset। ठीक है, यहाँ सेल है, परचेज नहीं है। सेल किया है एसएससी ने एग्रीकल्चर लैंड का, तो उससे कोई एसेट जनरेट नहीं होती है, वो कोई एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। ठीक है, सो अगर 50 लाख से ज़्यादा हो और एसेट की इस डेफिनेशन में आती हो तो ही 14-15 का केस रीओपन किया जा सकता है अंडर द न्यू रिजिम ऑफ रीअसेसमेंट। Accordingly, in my case, impugn addition does not establish escapement in form of asset and hence requested to declare such assessment proceeding null and void। अभी यहाँ जो एसेट की डेफिनेशन है उसको 2021 फाइनेंस एक्ट 2021 में जब न्यू रिजिम को इंट्रोड्यूस किया था तभी एस्केपमेंट में 50 लाख से ज़्यादा में एसेट को ही डिफाइन किया था, सिर्फ एसेट को ही रखा था। फिर वो फाइनेंस एक्ट 2022 से जो 50 लाख का क्राइटेरिया है वो एसेट के अलावा भी उन्होंने ब्रॉड क्राइटेरिया किया है, बट ये नोटिस फाइनेंस एक्ट 2021 से गवर्न होगी तो इसमें सिर्फ एसेट ही आएगी इन फॉर्म ऑफ एसेट। दूसरी जो डेफिनेशन में इंक्लूजन हुई है वो इसको एप्लीकेबल नहीं होगी। सो दिस वाज वेरी फर्स्ट ग्राउंड एंड दिस इज वेरी सॉलिड ग्राउंड इन दिस केस कि इसमें सेल ऑफ लैंड है तो इट डज नॉट फॉर्म एनी अनडिस्क्लोज्ड एसेट ऑफ द एसएससी। ठीक है, next is without prejudice to our ground on the facts and in the circumstances of the case in law, the learned AO is erred in issuing notice under beyond time limit of 149(1)(b। तो पहले तो हमने बोल दिया कि 50 लाख से जो ज्यादा है तो ही आ सकता है और एसेट की डेफिनेशन में आता है तो ही आ सकता है, तो ये जो सेल है वो एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता। विदाउट प्रेजुडिस टू दिस जो टोटल एडिशन हुआ है ड्यूरिंग द असेसमेंट वो 17 लाख का ही हुआ है, तो विच इज़ फार लेस, वे लेस देन 50 लैक्स, तो भी ये नोटिस नल एंड वॉइड है कि 50 लाख से कम आपने एडिशन किया है तो आप कैसे 149(1)(b) में नोटिस इश्यू कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। As per provision of 149(1)(b), notice beyond 3 years but not more than 10 years can be issued only in case of escapement is more than 50 lakhs represented in form of asset, where in case of your appellant, the addition was made to the tune of 70 lakh only, which is way less than 50 lakhs. Thus, notice issued under 148 is in complete violation of the provision of 149(1)(b) and hence considered to be null and void and be quashed। ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर कि 50 लाख से ज़्यादा का है तभी आप ये साल में नोटिस इश्यू कर सकते हो, 3 साल से पीछे जाके 50 लाख से कम है तो नहीं कर सकते आप। सो ये दूसरा काउंट पे हो गया। आप देख लीजिए अपने असेसमेंट में कि कितना एडिशन हुआ है। अगर 13-14 और 14-15 का है और एडिशन 50 लाख से कम है तो डेफिनेटली सीआईटी अपील में वो ऑर्डर ही कॉश हो जाएगा क्योंकि वो नोटिस ही वैलिड नहीं मानी जाएगी। सो दैट वाज द सेकेंड ग्राउंड विच वी कैन टेक। लेट्स सी थर्ड ग्राउंड। थर्ड ग्राउंड है प्रोवाइजो का। 149(1)(b) का जो प्रोवाइजो है उसमें ऐसा है कि अगर जो अपने ओल्ड रिजिम है उसमें आपने उस रिजिम के जो टाइम लिमिट है उसमें आपने नोटिस इशू नहीं की है तो अब आप न्यू रिजिम में नोटिस इशू नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज third ground, without prejudice to above grounds on the facts and in the circumstances of the case and in law, learned AO is erred in issuing notice under 148 in light of the proviso to 149(1)(b। 149 सेक्शन है जो टाइम लिमिट हमें डिफाइन करता है कि कौन सी टाइम लिमिट में कौन नोटिस इश्यू कैसे कर सकता है। अंडर द न्यू रिजिम एज पर द प्रोवाइजर टू 149(1)(b,
If any case could not be reopened within 6 years under the old regime, then no notice under 148 can be issued under the new regime, even if it is within time frame of 10 years. ठीक है, अगर पुराने जो रिजिम है उसमें आपने 6 साल में नहीं की है, उसमें 4 साल और 6 साल था, इसमें 3 इयर्स और 10 इयर्स है, तो आप न्यू रिजिम में नहीं कर सकते हैं, भले ही न्यू रिजिम में वो 10 साल की टाइम लिमिट में आता है और 50 लाख से ज़्यादा आता है तो भी आप इशू नहीं कर सकते अगर आपने पुराने रिजिम में इशू नहीं किया है तो. सो कंसिडरिंग दिस प्रोविजो, नो नोटिस वाज इशूड इन माय केस to erstwhile provision, hence no notice can be issued under new regime as well. The impugned notice issued though within period of 10 years is barred by the first proviso to 141 and hence bad in law. अगर आपके केस में ऑलरेडी असेसमेंट रीअसेसमेंट हो चुका है तब आप ये ग्राउंड नहीं ले सकते क्योंकि नोटिस ऑलरेडी इशू हो गई है, बट अगर केस में नहीं हुआ है तो डेफिनेटली ये ग्राउंड ले सकते हैं कि ये जो प्रोवाइजो है उसका वायोलेशन है और ये नोटिस इशू नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स द थर्ड ग्राउंड. नाउ लेट्स सी फोर्थ ग्राउंड है एक्सप्लेनेशन का वायोलेशन है. According to explanation 1 of the new regime, information with EO means any information flagged with risk management strategy formulated by CBDT or final objection raised by CNAG of India to effect of the assessment has not been according to the provision under this law. In my case, the impugned notice fails to establish how such alleged information constitute information with EO as laid down by the explanation. In fact, CBDT has never disclosed the risk management strategy under this law or through the notification and circular. Thus, notice issued under reasons to believe under the erstwhile provision cannot be automatically converted into new notice by mere making cosmetic changes. Unless it actually fulfills the criteria of explanation 1, impugned notice is bad in law and to be quashed. ठीक है, तो पहले रीजंस टू बिलीव था, जैसे कि आपको पता होगा रीजंस टू बिलीव को उन्होंने कहीं एलोबरेट नहीं किया था, और जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है इंफॉर्मेशन विद द ईओ उसको उन्होंने डिफाइन किया है कि मीन्स क्या है, उसकी डेफिनेशन दी है. तो ये जो इंफॉर्मेशन फ्लैग विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है सीबीडीटी और फाइनल ऑब्जेक्शन रेज बाय सीएनएजी है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर असेसमेंट फ्रेम नहीं हुआ है तो रीओपनिंग उसकी हो सकती है, बट एसएससी को वेल प्रोवाइडिंग 148A जो एसएससी को प्रोवाइड करते हैं उसके साथ उनको देनी चाहिए, वो लोग कभी देते नहीं है, तो उस एक्सप्लेनेशन का भी 148A में वायोलेशन है, तो वो एक ग्राउंड आप ले सकते हो डेफिनेटली कि ये उसके एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है. Now let's look at the fifth ground, which is CBDT instruction. The instruction issued on 11 May 2022 suggests that for AY 1314, 1415 and 1516, fresh notices under section 148 can be issued only if it falls in the category of 149 2B, that is escapement is more than 50 lakh represented in form of asset. Further, CBDT instruction are binding only to the income tax authority and not to the SSC, which is universal law. The learned AO issued notice under section 148 TOLA based upon CBDT instruction. Further, even notice issued is not covered under the criteria laid down in the instruction itself. यानी जो instruction में CBDT ने criteria दिया था वो criteria में भी ये notice fit नहीं होती है. Hence, impugned notice is bad in law and to be quashed. ठीक है, सो दैट वाज द फिफ्थ ग्राउंड. फ्रेंड्स, और भी 5-6 ग्राउंड बाकी है, बट ये एक वीडियो में उसको इंक्लूड करना मुश्किल है, सो इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगी कि और कौन से ग्राउंड ले सकते हैं 13, 14 और 14, 15 के लिए. सो कीप वॉचिंग पार्ट 2. हैव अ गुड डे.